संत आसाराम जी बापू जो 3 दिन के अंतराल में जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, फिर उनको परेशानी क्रिएट होती है, फिर जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। तो क्या उनका वास्तव में सही पैमाने में वहाँ इलाज हो पा रहा है? और जो लोगों की श्रद्धा संत आसाराम जी बापू पर है, वो जानते हैं कि इन्होंने आयुर्वेदिक हमको सिखाया है। तो ऐसे आयुर्वेदाचार का, ऐसे संत का भी हम वही हाल करेंगे। अगर उपचार की बात अगर संत आसाराम जी बापू करते हैं, तो भी क्या सिक्योरिटी का भार और भी बहुत सारी चीज़ों का भार क्या संत आसाराम जी बापू के ऊपर डाला जाएगा? जब आपके हितैषी के साथ और इतने बड़े संत के साथ ये सब कुछ आसानी से कर रहे हैं, तो कल के दिन आपके साथ ये लोग क्या क्या करेंगे? आपके परिजनों से ये लोग प्रोटोकॉल के नाम पे लेके जाएंगे और फिर आपको किस रूप में पकड़ाएंगे और आप मात चिल्लाते रह जाएंगे। तो क्या आप इस नौबत में आज भारत को खड़ा करना चाहते हैं? नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम आपको अवगत कराते चले आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट पैंडेमिक का खेल भारत देश की जनता के ऊपर खेला जाएगा, इस खेल के पीछे का सच क्या है और आने वाले समय में जो इंजेक्शन की तमाम भूमिकाएं बन रही हैं, जो बड़े बड़े एलीट्स हैं जिनका पैसा इस पूरे खेल में लग रहा है। कहीं ना कहीं बोला तो जा रहा है कि हम आयुर्वेदिक को जीवंत कर रहे हैं भारत देश में, लेकिन आयुर्वेदिक का किस तरीके से भारत देश में गला सिस्टमेटिक तरीके से घोंट कर लोगों की जो आस्था है वहाँ से उठाकर कहीं ना कहीं बार बार सिस्टमेटिक तरीके से एलोपैथिक की ओर ढकेला जा रहा है। तो आप देखें कि आने वाली पैंडेमिक में कहीं ना कहीं हम काढ़ा और जो तमाम औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ जो संत ऋषि मुनियों से जुड़कर लोग आसानी से लाभ उठाकर अपने घर में ही बहुत सारे लोगों का इलाज कर लेते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों की श्रद्धा वहाँ से हटकर एलोपैथिक पे शिफ्ट हो जाए, इसका बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, आप सिस्टमेटिक तरीके से क्रांति युद्ध की सीरीज़ में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल के पीछे का सच क्या है, मिशन क्या है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम खास विश्लेषण करेंगे। आज़ादी के बाद सबसे बड़े पैमाने में जिन ऋषि मुनियों और संतों ने देखें आप आयुर्वेदिक का प्रचार किया, बड़े पैमाने में प्रचार किया। कैंसर की बातें आप देखें जो आज़ादी के बाद तेज़ी से उभर कर सामने आ रही थी, उसके लिए संत आसाराम जी बापू ने बहुत सारे उपचार समाज के औषधि के रूप में घर घर तक पहुंचाए, बहुत सारे प्रयोग बताए। उनके आश्रम से त्रिफला रसायन, कल्प और जो जड़ी बूटियाँ, गौझरण युक्त गौवटी और कैंसर नाशक तुलसी वटी, जो तमाम सुरक्षा वटी आदि जो जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, उसको संत आसाराम जी बापू ने घर घर पहुँचाया। लोग कैंसर से बचे, बहुत सारी ऐसी बीमारी उस समय चल रही थी, आज़ादी के बाद से पैरेलल चलती आई, उससे बचे। बाबा रामदेव का तो प्रचलन आप अभी से सुनते होंगे 2000 के बाद से, और जो सन 2006 के बाद उनका प्रचलन तेज हुआ, लेकिन उसके पहले आप देखें भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर बड़े पैमाने में घर घर तक आयुर्वेदिक को पहुँचाया तो संत आसाराम जी बापू ने लोगों को इससे अवगत कराया। आज भी उनके आश्रम में आप जाएंगे तो बहुत ही सस्ते दामों के साथ उनकी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर मिलती हैं, और इतनी असरकारक जड़ी बूटियाँ होती हैं कि कैंसर जैसे घातक रोग, बहुत सारे ऐसे घातक रोग जो शरीर में पनप रहे हैं, उनसे सरल तरीके से उपचार आसानी से पाया जा सकता है। ऐसी दिव्य औषधियाँ संत आसाराम जी बापू ने मुहैया कराई हैं, बहुत ही कम मूल्य के साथ समाज को सेवा के तौर पर। और आप देखें कि जब उनके सत्संग प्रवचन होते थे तो वो अपने सत्संग प्रवचनों में प्रसाद रूप में हरडे रसायन को बांटा करते थे। हरडे रसायन क्या है? हरड़ को आयुर्वेदिक में माँ बोला जाता है, जैसे गौ माता है, जो आपको अगर माँ का दूध बच्चा नहीं पी पाता है तो बस गाय का दूध ही एक ऐसा पोषक दूध होता है जो माँ का पूरा काम करता है और जीवन भर हमें पोषण प्रदान करता है, इसलिए हम गाय को माँ बोलते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक की सबसे बड़ी माँ है हरडे, और हरडे को संत आसाराम जी बापू ने देखा कि जब लाखों लाखों लोग उनके सत्संग में आते थे तो प्रसाद के रूप में उसे बांटा करते थे। तो आयुर्वेदिक का प्रचार जिन्होंने किया, आज उनको जो केस लगाए गए और जेल के अंदर डाल दिया गया। अब भारत देश में आप देखें कि बहुत भारी फंड आता है, जैसे इंजेक्शन बनने की बात कर रही तो इंजेक्शन के लिए फंड बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है, और उस कंपनी में बिल गेट खुद डोनेट करता है और फिर घूम फिर के वही फंड बिल गेट के पास पहुंच जाता है। और जो गावी वगैरह बड़ी बड़ी जो फाइजर ऐसी कंपनियां हैं जो ये पूरा काम करती हैं इंजेक्शन आदि बनाने का, तो ये पूरा खेल में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं। कभी कभी आप अपनी स्पीच में उनकी सुनते होंगे कि आयुर्वेदिक को हमको जीवंत करना है, आयुर्वेदिक बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने हैं, लोगों को आयुर्वेदिक पर विश्वास होना चाहिए वगैरह वगैरह हम सुनते हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल में आप देखेंगे तो सुन्न बटे सन्नाटा रहता है आयुर्वेदिक के नाम पर।
आप बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में जाएंगे तो अच्छे अच्छे आपको सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो उस पर जड़ी बूटियाँ वहाँ पर आपको बहुत ही कम मिलेंगी। जो भी आयुर्वेदिक बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आप देखते हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों में रहती हैं। प्राइवेट जो भी आप बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक की जो व्यवस्थाएं देखते हैं आप, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में रहती हैं। कुछ जो ट्रस्ट हैं चला रहे हैं वो कुछ सहूलियत बरतते हैं, ना तो सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ पंचकर्म आदि सब महंगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बातें की जा रही हैं कि हम आयुर्वेदिक को जीवंत करेंगे, लेकिन जो पैसे का जो विशेष फंड है वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च में और हॉस्पिटल आदि खोलने में, जहाँ पर एलोपैथिक पद्धति सब कुछ हो, वहाँ तक ही सीमित दायरे में लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर विषय में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले जो पूरा देश आयुर्वेदिक पर डिपेंड था, आज वो आज़ादी के बाद उस देश में आयुर्वेदिक के प्रति लोगों का क्या रुझान रह गया है, कितने वैद्य यहाँ बचे हुए हैं, क्या वो वैद्य वास्तव में रोगों से लड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र था जिससे कि लोगों की आयुर्वेदिक से आस्था उड़ जाए। कहीं ना कहीं उस आस्था को उन्होंने टूना टूटका बोला, झाड़ फूंक बोला, और जो मंत्र थे उनको ऐसा बताया कि क्या गढ़ियों की तरह सब रे रे पे चिल्लाते रहते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ तक नौबत ला कर भी लोगों को आयुर्वेदिक से ऊपर उठा दिया, एलोपैथिक की ओर झुका दिया। अब जो नेक्स्ट पैंडेमिक आ रही है, WHO खुद बोलता है कि हम नेक्स्ट पैंडेमिक में कोई भी काढ़ा वगैरह चलने नहीं देंगे। जो उसके प्रोटोकॉल होंगे आपको वही चीज़ लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको घर से निकाल कर हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं फिर से आज दोहरा रहा हूँ कि आयुर्वेदिक का जिन्होंने बड़े पैमाने में प्रचार किया, आज उन्हें साजिश के रूप में जो उनके आप दस्तावेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्ण तरीके से साजिश करके 11 साल 6 महीने से उनको जेल में रखा गया है, जोधपुर सेंट्रल जेल में, वो सेशन कोर्ट के माध्यम से जकड़ कर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है, एक दिन की बेल तक नहीं दी गई। अब यहाँ सवाल आता है कि संत आसाराम जी बापू हमेशा जो भी पैंडमिक हो, जैसे कि आज भारत देश में 7,000 लोग रोज़ कैंसर से मर जाते हैं, कैंसर की बहुत बड़ी बाढ़ आ चुकी है, और कैंसर की जो बाढ़ आई है, आने वाली जो पैंडमिक है उसकी जो नेक्स्ट पैंडमिक रहेगी वो कैंसर की पैंडमिक हो सकती है। यानी इतने बड़े पैमाने में भारत देश में कैंसर पाया जाएगा। तो जो ये पूरा खेल खेल रहे हैं, आज देखें जो पैंडमिक आई कोविड की, उसके बाद जो संत आसाराम जी बापू जिन्होंने आयुर्वेदिक का इतना बड़ा प्रचार किया, उनको किस तरीके से उनका शरीर डैमेज किया गया। आज आप देखें कि जेल में जाने के बाद संत आसाराम जी बापू को फिर कैंडी का प्रोटोकॉल उनके ऊपर लादने के बाद, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन उनके शरीर में एक साथ बहुत मात्रा में लगा देने के बाद जो उनके शरीर को डैमेज किया गया, उसके बाद देखें आप 5 बार अटैक संत आसाराम जी बापू को आ चुका है। और वो बार बार बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में हमेशा आयुर्वेदिक का प्रचार किया है, मुझे आयुर्वेदिक पर पूरा भरोसा है। आयुर्वेदिक की जो चिकित्साएँ हैं, पंचकर्म आदि चिकित्साएँ, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चिकित्साएँ हैं जिससे पूरी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, तो मुझे वो ट्रीटमेंट करवाने दीजिए। उसके लिए जो आप देखें कि जो हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, ऐसे माधव बाग पूना है, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में आप देखें बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर पंचकर्म आदि करने की। ऐसे ऐसे वैद्य हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नाड़ियों का शोधन, हार्ट की एक कोशिकाओं का शोधन, और बड़े पैमाने में पंचकर्म करते 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 लीवर, किडनी और जो पेट का अल्सर, आंतों में जो खून का रिसाव वगैरह होना, ये तमाम चीज़ें आसानी से सतत किया जाए तो हो सकती है। दूसरा क्या होता है आयुर्वेदिक का सबसे पहला सिद्धांत कि जो वायुमान अगर संत आसाराम जी आपको शूट नहीं कर रहा है तो कुछ समय के लिए उस वायुमान से हटाकर उनका ट्रीटमेंट पंचकर्म के आधार पर आयुर्वेदिक के माध्यम से हो, तो वो प्रक्रिया आयुर्वेदिक सिद्धांत में आती है। इसीलिए बार बार बोला गया कि संत आसाराम जी आपू बोल रहे हैं कि कर्नाटक साइड जो हॉस्पिटल हैं वहाँ जाने दीजिए, पूना में जाने दीजिए, आयुर्वेदिक अच्छा उपचार करने के लिए अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहाँ भी जाने दीजिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल खेला गया। फिर बीच में बोल दिया गया कि आप एम्स ले जाइए। एम्स में जाने के लिए कोर्ट तैयार हो जाती है, व्यवस्थित तरीके से बोलती भी है कि आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बाकायदा आप अपने अंगत सेवक आदि को लेके जा सकते हैं। वही छूट जब आयुर्वेदिक की बात आती है तो वहाँ रोक टोक हो जाती है। आयुर्वेदिक अगर आपको इलाज करवाना है तो बोलते हैं कि आप जोधपुर में ही करवा लीजिए, भले ही आप पूना के एक वैद्य को वहाँ से बुला लीजिए और जोधपुर में वो आके ट्रीटमेंट कर जाएंगे, लेकिन आप जोधपुर छोड़कर मत जाइए। अब ये कितनी बड़ी साजिश का एक बहुत बड़ा पहलू चल रहा है इस देश में कि आज 3-3 दिनों के अंतराल में जब वो हॉस्पिटल संत आसाराम जी बापू जाते हैं तो उनको सही उस समय उपचार नहीं मिल पाता। जो सतत पंचकर्म आदि की पूरी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर रहना, शुरू तरीके से खाना पीना, शरीर का शोधन होना, कंटिन्यू 15-15 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। फिर हॉस्पिटलों की ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि वहाँ पर जो उचित माहौल हो। वहाँ अभी जो आरोग्यम हॉस्पिटल है वो उसकी आप बिल्डिंग देखेंगे तो बहुत छोटी है, वहाँ पर बहुत सीमित दायरे में इंस्ट्रूमेंट हैं। आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने वाले बहुत ही
कुछ अच्छे डॉक्टर हैं जो कि वैद्य हैं, जो समझते हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं आरोग्यम हॉस्पिटल में नहीं हो पाती। तो संत आसाराम जी बापू जो 3 दिन के अंतराल में जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, फिर उनको परेशानी क्रिएट होती है, फिर जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, तो क्या उनका वास्तव में सही पैमाने में वहाँ इलाज हो पा रहा है, या फिर संत आसाराम जी बापू वो चीज़ें जो उनके ऊपर अत्याचार के रूप में ढाई जा रही हैं, क्या उसके दबाव में उनका शरीर जूझ रहा है? जो जवाबदारियां आज सरकार की है कि जब ये तमाम बातों से कोई भी जो जेल में बंद हैं लोग, उनकी जवाबदारियां सरकारों की होती है, न्याय प्रणाली की होती है, और आज़ादी का अधिकार भारत देश में संविधान देता है कि जो जिस पद्धति से इलाज करवाना चाहता है उस पद्धति से इलाज करवाने दीजिए। तो क्या संत आसाराम जी बापू के ऊपर ये जो आज़ादी का जो नियम है, मानव अधिकार के जो नियम है, क्या उसके तहत उनके ऊपर न्याय बरता जा रहा है, या फिर दबाव ही डाल डाल कर उनको परेशान करने की बहुत बड़ी पॉलिसियाँ चल रही हैं कि सही उपचार नहीं देने पर आज संत आसाराम जी बापू जो जवाबदारियाँ सरकार की है कि उनको कहीं ना कहीं माहौलियत प्रदान करना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों सतत उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बार बार हार्ट में पेन क्यों हो रहा है, क्यों 5 बार अटैक आ रहे हैं, क्या कारण है कि इससे पेट में गर्मी हो रही है, पेट का अल्सर बढ़ रहा है, जो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, क्या कारण है। तो प्रोटोकॉल लगा लगा के संत आसाराम जी बापू को डैमेज करना और उनको एक सीमा में बांधकर जो बातें आज उभर कर सामने आती हैं वो बड़ी ही हास्यात्मक और दर्दनाक हैं। अब ये तमाम बातें संत आसाराम जी बापू के साथ घट रही है। अब भारत देश का समाज इन तमाम बातों को समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको समझाने के लिए तर्कात्मक तरीके से साधन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इन तमाम बातों को समझाएगी नहीं, और अगर बताएगी भी तो एक छोटा सा पहलू बता देगी, और ये भी नहीं बताएगी कि क्या साजिश का शिकार हुए हैं संत आसाराम जी बापू, साजिश उनके ऊपर किस तरीके से की गई है, इसका एक्सपोज कौन करेगा। समाज को एक बड़े पैमाने पे गुमराह तो कर दिया गया फिल्म बनाकर, बड़े बड़े आप देखें कि 4-4 घंटा 3-3 साल तक कंटिन्यू 24-24 घंटे तक न्यूज़ चला कर, तो समाज को सच बताएगा कौन? और जब समाज सच जान नहीं पाएगा तो आवाज़ कैसे उठाएगा। अब हमारे जो कुछ वीडियोज़ होते हैं वो कुछ सीमा तक ही जा पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत बड़ा सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जिस आयुर्वेदाचार्य ने, जिस संत ने बड़े पैमाने में आयुर्वेदिक का प्रचार किया, आज उसी संत के साथ आयुर्वेदिक के नाम पर उनका गला घोंटा जा रहा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको मुहैया नहीं होने दिया जा रहा है, और आयुर्वेदिक तरीके से जो उनकी पंच चिकित्सा अच्छे तरीके से हो ऐसा माहौल नहीं देने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो तमाम प्रोटोकॉल स्थापित किए जा रहे हैं कि आपकी अगर उम्र बूढ़ी हो गई है, वृद्ध अवस्था में आप चले गए हैं, तो आपको एलोपैथिक की शरण ही जाना पड़ेगी। अगर आप जवान भी हैं तो भी आपको एलोपैथिक की शरण जाना पड़ेगी। और जो लोगों की श्रद्धा संत आसाराम जी बापू पर है, वो जानते हैं कि इन्होंने आयुर्वेदिक हमको सिखाया है, तो ऐसे आयुर्वेदाचार्य का, ऐसे संत का भी हम वही हाल करेंगे कि हम उनको भी एलोपैथिक की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे कि और जो लोग हैं उनको ये प्रेरणा मिले कि आयुर्वेदिक कुछ नहीं है, आपको अगर सही होना है तो एलोपैथिक की तरफ ही जाओ। तो क्या ये तमाम मंसूबे पनप रहे हैं, या फिर वो तमाम मंसूबे पनप रहे हैं कि कैसे भी करके संत आसाराम जी बापू को जकड़ के रखा जाए और उनके शरीर को धीमे धीमे डैमेज करके ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि ना बजे बाँस और ना बजे रहेगी बाँसुरी। तो इन तमाम बातों में क्या रहस्य हैं, इन तमाम परतों को अगर हम उठाएंगे तो सब तरीके से स्पष्ट होगा कि ये जो तमाम इंटरनेशनल जो साजिशें हैं उसके तहत क्या है, और जो नेशनल जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं उनको एक स्क्रिप्ट दी गई है संत आसाराम जी बापू के विषय में, उसके आधार पर कैसे काम हो रहा है। और साजिश जब ऊपर से लेके नीचे तक आती है तो नीचे लेवल में भी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं कि जो वास्तव में सही वक्त में सही निर्णय ना लेना, सही वक्त में सही निर्णय ना लेकर आप किस पद्धति का शिकार हो रहे हैं, किसका शिकार हो रहे हैं, उन तमाम बातों में भी विश्लेषण समझना बहुत ही तर्कात्मक तरीके से ये बातें उभर कर सामने आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो संत आसाराम जी बापू के ऊपर चल रहा है, आज कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि भारत देश में भारत की जनता के ऊपर कैसे ये खेल किया जाएगा। इसीलिए संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो आज हो रहा है खेल, इसमें 3 सवाल बड़े उठते हैं कि 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक आरोग्यम हॉस्पिटल में संत आसाराम जी बापू का रहना, फिर जेल आ जाना, उसके पहले भी आरोग्यम हॉस्पिटल में आना, फिर जेल जाना। क्या वास्तव में अगर सही तरीके से इलाज हो रहा है तो फिर ये आने जाने की प्रक्रिया क्यों लगी हुई है?
जबकि संत आसाराम जी बापू कई बार जो ड्राफ्ट बनता है उसमें बोल चुके हैं कि वातावरण हमको दिया जाए जिससे कि मेरा शरीर जो टेम्परेचर यहाँ का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है उसे सही टेम्परेचर मिल सके। और टेम्परेचर सही मिलने से, माहौल अच्छा मिलने से आयुर्वेदिक के बहुत नियम होते हैं कि अपने आप शरीर रिकवर होने लगता है। तो ये तमाम बातें संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं मुहैया कराई जाती हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक संत, जबकि संत आसाराम जी बापू हमेशा स्पष्ट करते रहे हैं कि उनकी जो संपदा है, उनकी जो आश्रम है, वो सब समाज के है, समाज की सेवा के लिए है। संत आसाराम जी बापू ने बोला कि ट्रस्ट बने हुए हैं, ट्रस्ट के माध्यम से समाज में सेवाएं की जाती हैं। और संत आसाराम जी बापू ने यहाँ तक बोला कि मैं भी उस ट्रस्ट में सेवा के रूप में ही समाज की सेवा देता हूँ। तो क्या आज बार बार ये तमाम बातें जो मीडिया ने उलझाएं कि संत आसाराम जी बापू इतनी करोड़ों के मालिक हैं, इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आज आप देखें कि एक संत की जनता ही है, इस भारत देश में हर चीज़ बिकती है। कई लोगों ने यहाँ तक बोला कि मैनेज कर लीजिए, पैसा फेंक कर मैनेज कर लीजिए। कई बातें यहाँ तक स्पष्ट रूप से आई कि मीडिया बोली कि आप पैसा दे दीजिए, हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर देंगे। लेकिन संत आसाराम जी बापू ने आप देखें कि पैसा इन लोगों को नहीं दिया और आज भी संतत्व में कायम होकर भी सज्जनता का पाठ अदा कर रहे हैं। तो कई बातें ऐसी उभर कर सामने आती हैं कि आपको अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको जो सिक्योरिटी की फ़ीस है वो देना पड़ेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी शर्तें आ जाती हैं। यहाँ तक कि कोर्ट से भी जजमेंट आते हैं कि अगर आपको ट्रेन से जाना है उसके साथ जो सिक्योरिटी जाएगी उसका भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो आप नज़रिया जो संविधान ने बनाया है, क्या उस संविधान की नज़रिया के तहत आप न्याय दे रहे हैं या फिर संविधान के नियमों को साइड रख के आप किसी की स्क्रिप्ट पे काम करके एक संत के ऊपर वो तमाम नियम लाद रहे हैं जिससे कि उनको पीड़ा हो, उनको जो उनके सिद्धांत हैं सज्जनता के, जो वो पैसा नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि समाज को तो पहले से ही नुकसान हो रहा है, सरकार इन तमाम बातों में नहीं सोच रही है और उसके बावजूद संत आसाराम जी बापू को उन्होंने जेल में रखा है और उनके शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। तो ये तमाम बातें सरकार को खुद इसका पूरा पैसा भार सब उठाना चाहिए और एक संविधान के नियमानुसार उनको सहूलियत देनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये तमाम बातें ना देकर जो तमाम प्रोटोकॉल में ये बातें उभर कर रख दी जाती हैं कि आपको सिक्योरिटी का पैसा भरना पड़ेगा, आपको ये भरना पड़ेगा, आपको वो भरना पड़ेगा, तो समझ में यहाँ पर नहीं आता है कि 11 साल 6 महीने से जिस तरीके से आप संविधान का उल्लंघन करके, भारत देश में जो नियम बनाए गए हैं मानवाधिकार का, उनका उल्लंघन करके आप जो ये तमाम बातें कर रहे हैं, किसकी स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं, और जब आप कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ तक गिर जाएंगे कि सरकार की जो जवाबदारियाँ हैं वो तक छोड़कर आप अगर उपचार की बात अगर संत आसाराम जी बापू करते हैं तो भी क्या सिक्योरिटी का भार और भी बहुत सारी चीज़ों का भार क्या संत आसाराम जी बापू के ऊपर डाला जाएगा? ये तमाम बातें उभर कर सामने आती हैं और ये तमाम बातें भारत में रह रहे समाज को, जनता को संज्ञान में समझने की और लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि किस तरीके से आपके जो हितैषी हैं उनका दोहन किया जा रहा है, उनके शरीर का शोषण किया जा रहा है, उनके मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है और संविधान का सीधा सीधा गला घोंटा जा रहा है। जब आपके हितैषी के साथ और इतने बड़े संत के साथ ये सब कुछ आसानी से कर रहे हैं तो कल के दिन आपके साथ ये लोग क्या क्या करेंगे, आपके परिजनों से ये लोग प्रोटोकॉल के नाम पर लेके जाएंगे और फिर आपको किस रूप में पकड़ाएंगे और आप मात चिल्लाते रह जाएंगे। तो क्या आप इस नौबत में आज भारत को खड़ा करना चाहते हैं? इसीलिए इन तमाम बातों को समझना आज बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से खुलेआम इन आँखों के सामने भारत देश में संविधान का उल्लंघन, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है और यहाँ तक कोर्ट कचहरी भी संज्ञान लेती हैं इन तमाम बातों को। क्या इसको ही न्याय प्रणाली का हम न्याय बोलते हैं? क्या इसको ही हम भारत देश में जो संविधान बनाए गए उसका हम सही इंसाफ बोलते हैं? क्या कारण है? अगर इन तमाम बातों का विश्लेषण समाज में नहीं पहुँच पाता है तो आज जनता आवाज़ नहीं उठा पा रही है, तो इसकी मजबूरियों का लाभ, इन तमाम बातों का लाभ आखिर कौन उठाता है? तो ये तमाम बातें संज्ञान में आज चल रही हैं। संत आसाराम जी बापू को जो सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। आज भी उनके हार्ट में पेन होता है, वो आरोग्यम हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं आयुर्वेदिक का, फिर जेल में आते हैं, फिर जाते हैं। टेम्परेचर आप देखें बहुत ज़्यादा हाई है। इन तमाम बातों के बीच में जो भारत के हितैषी संघर्ष कर रहे हैं, तो आज भारत के समाज को इन तमाम बातों में समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो आपके सामने आर्टिफिशियल हितैषियों को खड़ा कर कर आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, आपके रियल हितैषियों को जेल में रख के। तो
आयुर्वेदिक का भारत देश में कैसे गला घोंटा जा रहा है, नेक्स्ट पेंडेमिक जो आ रही है, आज भी आयुर्वेदिक में इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जो अच्छे तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट करती हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि उड़ा दिए गए हैं कि कैंसर को जो पकड़ने वाली मशीन है, जो सेल्स वो पकड़ती है, उनको किस तरीके से पकड़ा जाता है, वो जो चेकिंग करने वाली मशीन है वही फ्रॉड है। यहाँ तक कि कई वीडियो विश्वरूप राय के बने और जिन वीडियो को आज इंटरनेट यूट्यूब से उड़ा दिया गया है। क्यों उड़ा दिया गया है? नेक्स्ट पेंडेमिक में जो ये फिर से चेकिंग करेंगे, जैसे कैंडी की चेकिंग करते थे, उसके नाम पर बार बार सबको मोहर लगाएंगे कि आपको कैंसर हो गया है, फुड़िया हो गई है तो आपको कैंसर हो गया है, थोड़ा सा जांग में मवाद बन रही है तो आपको कैंसर हो गया है, दांत के नीचे अगर थोड़ा मवाद बन रहा है तो आपको कैंसर हो गया है, वगैरह वगैरह। कैंसर के प्रोटोकॉल ऐसे लाद दिए जाएंगे और फिर आप देखें कि भारत देश में कैंसर के ट्रीटमेंट जैसे ही चालू होता है तो कैंसर उसकी बॉडी में ना हो तो भी इतनी तेज़ी से उसके शरीर में कैंसर फैलने लगता है कि उसकी मात्र एक साल या 6-7 महीने के अंदर ही उसकी सीधी लाश मिलती है। इन नौबत में समाज को खड़ा करना और आयुर्वेदिक से टोटल समाज को दूर करना और आयुर्वेदिक का सिद्धांत समझाने वाले ऐसे संतों से, उनके सानिध्य से समाज को दूर करना आपको किस ओर लेके जाया जा रहा है, इस पर आपको संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा, मैंने नेक्स्ट एपिसोड में बोला था कि आपको इस भारत देश में हर गांव में अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे वैद्य होना चाहिए और पूरी आयुर्वेदिक की तमाम व्यवस्थाएं होना चाहिए। पंचकर्म वहाँ होना चाहिए। शल्य चिकित्सा जो बहुत सारी सिखाई गई है, आज भी कोर्स में है, वो तमाम चिकित्सा आयुर्वेदिक के माध्यम से वहाँ स्थापित होना चाहिए। जो सूत्र आते हैं, नीतियाँ आती हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर हॉस्पिटल में मुहैया होना चाहिए। गांव से लेकर हर मेट्रो सिटी और शहर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बड़े पैमाने में लागू होना चाहिए। तमाम बातें आपको मांगना पड़ेंगी, हक की मांग करना पड़ेगी। और अगर जब ऐसे प्रोटोकॉल आते हैं, कैंडी ऐसी बीमारियां फिर से लागू होती है तो आपको एलोपैथिक हॉस्पिटल की ओर ढकेला जाए, उससे अच्छा आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चूज़ करें। ये बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। कई लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए। तो भारत के समाज को जागना होगा और आपके हक की मांग करना होगी कि ऐसे वक्त में जब आपको ढकेला जाएगा, उनके पास तो एलोपैथिक का ही ऑप्शन है, क्योंकि वो वही एलोपैथिक के ऑप्शन में ले जाकर आपको डैमेज करने की पूरी प्रोटोकॉल विश्व में चलेगा। लेकिन आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों को इतना मजबूत करिए जिससे कि आप मांग कर सकें कि अगर मुझे ये पेंडेमिक हुई है और आपके तहत अगर मैं पाया गया हूँ तो मुझे मेरा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक तरीके से करवाना है, अच्छे तरीके से करवाना है। उसमें जो चिकित्सा होती है, पंचकर्म आदि की व्यवस्थाएँ होती हैं, उसके माध्यम से करवाना है। तब आप इनकी नेक्स्ट पेंडेमिक आदि से बचने के सही माध्यम समझ पाएंगे। और जो आपके आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक संत जिन्होंने प्रचार किया है, उनकी ओर आपको लौटना पड़ेगा। और आज उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी बहुत आवश्यक है। देश में जो आवाज़ें मेरी सुन रहे हैं, देश की जनता ये तमाम बातों को समझ रही है। ये तमाम बातें बहुत सरल हैं, मेरा प्रस्तुत करने का ढंग बहुत सरल है, क्योंकि मैं बहुत सहजता से आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। भले ही मेरे आज सब्जेक्टों में आंकड़ों की बड़ी बड़ी लिस्टें नहीं हैं, लेकिन ये जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ ये बहुत ही सॉलिड हैं। इसीलिए आपको इन तमाम बातों में संज्ञान लेना आज बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में आप इन तमाम चीज़ों से बच सकें, इसलिए अपने हितैषियों की ओर लौटें, अपने हितैषियों की सुरक्षा करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक अच्छी ट्रीटमेंट की मांग करें। जगह जगह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, गाँव से लेकर मेट्रो सिटियों तक। ये तमाम बातें आपको उठानी होगी, अपने हक की मांग करना होगी। वैसे ही कंट्रोल पॉलिसी में इंसान को जकड़ा जा रहा है। अब आप कुछ अंश में कंट्रोल में बचे हुए हैं तो आप तब तक कुछ आवाज़ें उठा लीजिए तो बेस्ट होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको जब कंट्रोल पॉलिसी में जकड़ लिया जाएगा तो आपकी आवाज़ को आतंकवादी करार दे दिया जाएगा और आतंकवादी करार देने के बाद आपके साथ सारे आतंकवादी के प्रोटोकॉल लाद दिए जाएंगे और उसका रिमोट कंट्रोल उनके पास होगा और आपके साथ क्या किया जाएगा आप भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अभी समय है, अभी आप जाग सकते हैं, अपनी हक की मांग कर सकते हैं और अपने हितैषियों की ओर लौटकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करके इस भारत देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, आवाज़ें उठाकर मांग कर सकते हैं। आज भी चुनाव का समय चल रहा है। वैसे अगर आप जिन सांसदों को प्यार करते हैं, आपके क्षेत्र में जो अच्छे सांसद हैं, अगर आपके क्षेत्र की ईवीएम अच्छी रही तो शायद वो चुन के आ जाएँ, ना तो फिर जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसके आधार पर ही भारत देश में सरकारें बनेगी और बनने वाली हैं। और ये तमाम प्रोटोकॉल पहले से ही तय हो चुके हैं, किसको आना है किसको नहीं आना है। तो ये तमाम बातें आज बहुत छोटी समझ में आ रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं और सरदार हैं। इसीलिए इन तमाम तथ्यों की ओर लौटें। फिर मिलेंगे नए विषय में, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।